अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर। आज हमने अपना चौथा चैप्टर निज़ाम असबी और किरदार यानी नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर स्टार्ट करना है। और हमारे 3 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज से हम अपना चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है वो देखना है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम या निज़ाम असबी जो है वो क्या चीज़ होती है, दैट इज़ ये एक पूरा सिस्टम है जो कि दिमाग, आपके हराम मगज़ या जिसको हम इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और आपके जो असाबी रेशियो होते हैं और जो सेल्स होते हैं, ठीक है, इन तमाम चीज़ों से मिलकर नर्वस सिस्टम तश्कील पाता है। और ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर, इंसान के पूरे जिस्म के अंदर फैला हुआ होता है। ये बेसिकली इस पूरे नर्वस सिस्टम का जो काम है वो होता है हमारे किरदार को कंट्रोल करना। हमें किसी चीज़ के नतीजे में क्या रद्द अमल देना है, हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ये तमाम चीज़ें जो है वो नर्वस सिस्टम की मदद से हम कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो हर ऑर्गेनिज़म के अंदर, हर जानदार के अंदर मौजूद होता है। और ख़ास तौर पे अगर हम इंसान की बात करें तो ऑब्वियसली हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत एडवांस फॉर्म की होती हैं। जो कुछ हम कर सकते हैं, जिस तरह के रिएक्शंस जो कुछ हम कर मतलब कर रद्द-ए-अमल हम शो कर सकते हैं, उस तरह जो बाकी जानवर होते हैं या बाकी जो जानदार होते हैं वो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सबसे एडवांस फॉर्म में होता है। नर्वस सिस्टम बेसिकली अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें तो किस चीज़ से बनता है, कई किस्म के न्यूरॉन्स। न्यूरॉन जो है वो एक सेल होता है, ठीक है, जो कि नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। यानी अगर आप नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा छोटे हिस्से में बयान करना चाहें तो वो न्यूरॉन्स जो कि एक सेल होता है, उन की कलेक्शन से मिलके बना होता है। यानी कई सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड और फिर बाकी सारी बॉडी के अंदर जो है वो ये खुलियात या ये सेल्स जो हैं ये मौजूद होते हैं, और ये मिल के नर्वस सिस्टम को फॉर्म करते हैं। नर्वस सिस्टम के साथ बेसिकली एक कुछ एसोसिएटेड सेल्स हम इनको कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लाया सेल्स। और उर्दू में भी अगर आप इसको कहें तो ये जैसे आप देख रहे हो ग्लिया सेल लिखे, ग्लिया, ठीक है, या ग्लाया सेल या ग्लिया सेल आप इसको कह सकते हैं। ये एक्चुअली नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, यानी जो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स मिलके बनाते हैं उनका इस तरह से हिस्सा नहीं होते, लेकिन इनका काम जो है वो न्यूरॉन्स के साथ साथ ही चलता है। जब हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं तो कई किस्म के सेल्स जो हैं या न्यूरॉन्स अगर आप कह सकते हैं उनको, वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। वो कभी डैमेज हो सकते हैं किसी किसी भी चीज़ की वजह से। उनको उनकी वजह से कई तरह की जो है वो, जैसे आप ये समझ लें कि छोटा मोटा जो है वो आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत किसी किस्म का जो है वो सरप्लस इकट्ठा हो सकता है। इन ग्लाया सेल्स का जो मकसद होता है वो यही होता है कि तमाम जो आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो उनकी तोड़ फोड़ हो रही है, उनको ख़ुराक फ़राहम करना, उनकी जो मेंटेनेंस करना, यानी अगर वो कहीं से टूट जाते हैं या उनकी उनकी उनके अंदर कोई डैमेज हो जाता है तो उसकी मरम्मत करना। फिर जो तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स की के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी साफ़ सुथराई करना। और इसी तरह जो है ये न्यूरॉन्स के लिए बेसिकली ज़्यादा काम करते हैं। ये न्यूरॉन्स को, ग्लाया सेल्स जो हैं वो न्यूरॉन को बेहतर तरीके से फंक्शन करने पे काम आमादा करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी किस्म की हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम या रुकावट या हमारी रिएक्शन के अंदर किसी किस्म की रुकावट जो है वो नहीं पेश आती। तो ये हो गए ग्लाया सेल्स। अब बात आती है कि न्यूरॉन क्या चीज़ होती है और न्यूरॉन किस तरह से काम करता है। सो बेसिकली न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा पार्ट है। ये एक सेल होता है, यानी एक खुलिया होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, और इनका जो काम है वो यही है नर्वस सिस्टम को फॉर्म करना, ताकि हम अपने जो रिएक्शंस और किरदार और जो बिहेवियर हम कर सकते हैं वो आराम से, मतलब बग़ैर किसी रुकावट और हेजिटेशन के कंडक्ट कर सकें। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम बात करें तो आप का जो पेज 71 है, अगर आप देखें अपनी बुक्स के अंदर, तो वहाँ पे एक रफ़ इमेज बना हुआ है। न्यूरॉन के अंदर सबसे पहले जो है वो एक सेल बॉडी आती है, ठीक है। अगर आप देख सकते हो जहाँ पे लिखा हुआ है सेल बॉडी आपकी बुक्स के अंदर, ये पूरा एक जो गोल दायरा है और इसके आसपास का जितना एरिया है ये सेल बॉडी कहलाती है।
फिर सेल बॉडी से आप देख रहे हो कि कुछ शाखें नुमा जो हैं वो ब्रांचेस टाइप निकल रही हैं, इनको हम कहते हैं शजरिया, जैसे शजर की ब्रांचेस होती हैं, शजर कहते हैं दरख्त को, और इंग्लिश में इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। फिर इसके पीछे वाला हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं एक्सॉन, और फिर एक्सॉन के नीचे जो होते हैं वो टर्मिनल बटन्स होते हैं। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक पिक्चर जो है वो निकाली है ताकि आपको इजीली जो है वो कलरफुल एरियाज से भी समझ आ जाए। जितना ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, अगर आप सामने की साइड देखें, यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है सेल बॉडी, और उसके साथ जो एक अंदर सर्कल है उसका नाम लिखा हुआ है न्यूक्लियस। ठीक है, जो पूरा ब्लू एरिया है अदर देन जो ब्रांचेज़ हैं, अदर देन ब्रांचेज़, इस पूरे एरिया को हम कहते हैं सेल बॉडी। ठीक है, और जहाँ पे शाखें बनी हुई हैं उनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इसके पीछे वाला जो एरिया है ये सारा एक्सॉन है, जो जिसके जो पूरा एक एलोंगेटेड सा लंबा सा एरिया है, पूरी एक ट्यूब सी जा रही है, इसको पूरे को हम कहते हैं एक्सॉन। और इसके ऊपर कुछ येलो येलो पोर्शंस आपको जिसके अंदर ऑरेंज डॉट्स हैं वो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। और एंड पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एक्सोनल टर्मिनल्स, या आम ज़बान में हम इसको टर्मिनल बटन्स भी कहते हैं। कुछ ज़्यादा डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, आपको इनके अंदर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नोड्स ऑफ रेनवीर इनके ऊपर बात करने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बेसिकली हम बायोलॉजी नहीं पढ़े, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सो सबसे पहले बात आती है सेल बॉडी, उसके बाद फिर आता है एक्सॉन, और उसके बाद आखिर में जो चीज़ आती है दैट इज़ टर्मिनल बटन्स या एक्सोनल टर्मिनल्स, एक ही चीज़ है। अच्छा, अब बेसिकली न्यूरॉन जो है वो वर्क कैसे करता है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। हमारा जो ब्रेन है वो बेसिकली काम करता है इलेक्ट्रो केमिकल फंक्शनिंग के ऊपर, यानी इलेक्ट्रो का उसके अंदर बिजली यानी जो करंट होता है वो भी पास हो रहा होता है हमारे दिमाग के अंदर, और केमिकल फॉर्मेशंस यानी जो केमिकल चीज़ें होती हैं वो भी काम कर रही होती हैं। इस पूरे फंक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल फंक्शनिंग। ठीक है, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट भी होता है और केमिकल पार्ट भी होता है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है कि एक न्यूरॉन हमेशा हमारे ब्रेन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होती है। एक न्यूरॉन की डेंड्राइट्स जो है वो पिछले न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेते हैं और बिजली की सूरत में उसको पास करते हैं एक्सॉन के अंदर, और एक्सॉन से होते हुए फिर ये चले जाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है टर्मिनल बटन्स के अंदर। टर्मिनल बटन्स के दरमियान में और अगले जो न्यूरॉन होता है, हमेशा याद रखें उसके दरमियान में कुछ ना कुछ गैप होता है। ठीक है, और उस गैप के अंदर से आपको ये बात पता है कि जब बिजली कहीं से भी बिजली की तार आप काट देते हैं तो करंट पास नहीं होता। इसी तरह जब टर्मिनल बटन्स तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है बिजली की सूरत में, तो क्योंकि आगे गैप होता है और उस गैप को अबूर करना उस करंट के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो टर्मिनल बटन्स के ऊपर कुछ डॉट्स होते हैं, आप ऐसे समझ लें कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो खुल जाते हैं जब उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, और उनमें से कुछ केमिकल मादा जो है, कीमियाई मादा जो है वो निकलता है और दूसरे जो अगला जो न्यूरॉन होता है उसके डेंड्राइट्स के ऊपर फॉल करता है, और इस तरीके से एक पूरा जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, वो कंप्लीट होता है। इसी तरह जब वो केमिकल जो है वो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे जाके सेटल होता है, तो वही शजरिया जो है, वही डेंड्राइट जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इसी तरह प्रोसेस जो है वो आगे चलता रहता है। ठीक है, सो प्लीज़ इसको आपने ध्यान से अपनी किताब से भी देखना है ताकि आपको जो है वो साथ साथ चीज़ों की समझ आती रहे। अब बात आती है कि जो आपके पास न्यूरॉन्स हैं वो कई तरह, एक टाइप होती है सेंसरी न्यूरॉन्स की, एक होती है मोटर न्यूरॉन्स, और एक होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं आपके सेंस ऑर्गन्स पे, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, आँखें हैं, ठीक है, नाक है, ज़बान है, कान है, और आपकी स्किन, जल्द। इन तमाम सेंसरी ऑर्गन्स के साथ जो है वो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स एक इंसान के एसोसिएटेड होते हैं, और जितनी भी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होती है, यानी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन से मुराद है कि माहौल के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें, लेट्स सपोज़ हम ये समझते हैं, हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमारी स्किन उसको फ़ौरन डिटेक्ट कर लेती है। वो
काम होता है उस चीज़ को डिटेक्ट करने में, यानी उस इन्फॉर्मेशन को आगे लेके जाने के लिए, यानी दिमाग तक लेके जाने के लिए अगर आप किसी गर्म प्याले को या किसी गर्म कप को हाथ लगा रहे हैं तो आपने उसको फ़ौरन से छोड़ना होता है। ये काम करने के लिए न्यूरॉन्स जो हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, वो सेंस ऑर्गन से आपकी ब्रेन की तरफ लेकर जाते हैं, और जब ब्रेन उस चीज़ को समझ जाता है कि ये चीज़ गर्म है और इसको छोड़ने की ज़रूरत है या इसको दूर करने की ज़रूरत है या आपका हाथ जल जाएगा, ब्रेन इंफॉर्मेशन वापस भेजता है मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए। मोटर न्यूरॉन्स का काम ये होता है कि वो आपके मसल्स के अंदर होते हैं, और मोटर न्यूरॉन का मकसद ये होता है कि आपके जो ब्रेन से जो मैसेज है वो आपके रेलेवेंट पार्ट्स तक जो है वो लेकर जाते हैं, ताकि आप अपना जो भी एक्शन है वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो बाहर से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाते हैं, और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन से इंफॉर्मेशंस आपकी मसल्स या ग्लैंड्स तक लेके जाते हैं, ताकि आप नेसेसरी रिस्पॉन्स दे सकें, जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करना है वो ईज़िली कर सकें। तीसरे नंबर पे आते हैं इंटर न्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। ये बेसिकली सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में राब्ता कायम करते हैं, इसीलिए इनको एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कहते हैं या इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के आपस में जो है वो तलाज़ुम या एसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं, और लेट्स सपोज़ अगर कहीं पे कुछ पाथवेज़ बने होते हैं, अगर डिफरेंट पाथवेज़ वो प्रोवाइड करते हैं ताकि आपस में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना उनके लिए आसान हो जाए। ठीक है, यानी ये दोनों के दरमियान में राब्ता कायम करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, जो बाहर की इन्फॉर्मेशन होती है, लेट्स से आप कुछ देख रहे हैं, आप कुछ सूंघ रहे हैं या आप कुछ खा रहे हैं, तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है कि वो चीज़ दिखने में कैसी है या उसका टेस्ट कैसा है या उसकी स्मेल कैसी है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन तक लेके जाएंगे, और ब्रेन ने जब इंटरप्रेट करने के बाद या समझने के बाद जो आंसर देना होता है वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए आपके मसल्स या ग्लैंड्स में चला जाता है, ताकि आप उस चीज़ से रिलेटेड जो एक्शन आपने परफॉर्म करना है आप आराम से कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी आइडिया हो गया, आपको इसके टाइप्स के बारे में भी आइडिया हो गया कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स जो हैं वो बेसिकली ऐसी आप ऐसे समझ लें, आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उन पे सबसे पहले जो चीज़ मौजूद होती है दैट इज़ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन को देते हैं। रिसेप्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसे सेल्स, कोई ऐसे अखाज़ात जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। ठीक है, रिसेप्शन पे जैसे हम कहते हैं ना रिसेप्शन है, रिसेप्शन का मतलब है कि जो लोग रिसीव करते हैं। इसी तरह रिसेप्टर्स जो हैं उनके नाम से आइडिया हो रहा है कि वो आपकी स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं। आपकी हर सेंसरी ऑर्गन के ऊपर पहले सबसे रिसेप्टर मौजूद होता है जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाते हैं, और फिर ब्रेन जो है वो जवाब में मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपके मसल्स या आपके ग्लैंड्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ताकि आप जो भी एक्शन परफॉर्म करना है कर सकें। ठीक है, अब रिसेप्टर्स जो है वो भी तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्सो रिसेप्टर्स, एक होते हैं इंट्रो रिसेप्टर्स, और एक होते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। एक्सो रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो एक्सो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो कि आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, अज़ाए हिस्स होते हैं, उनके बाहर की जानिब मौजूद होते हैं, इनके सिरों पे मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप जिल्द की बात करते हैं तो जिल्द के ऊपर, ठीक है, हमें ऑब्वियसली वो चीज़ें नज़र नहीं आ सकती, लेकिन हमारी जिल्द के ऊपर जो है ये आखाज़ात या ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ताकि किसी भी किस्म की जो बैरूनी तासुरात हैं, जो बाहर चाहे कोई चीज़ गर्म पड़ी है या टेम्परेचर वैसे ही ओवरऑल सर्दियाँ आ रही हैं या गर्मियाँ आ रही हैं, तो टेम्परेचर चेंज के अंदर जो भी चीज़ हमें महसूस होती है कि बाहर कैसा टेम्परेचर है, ये बाहर पड़ी हुई चीज़ कैसी है, ये तमाम चीज़ें हमें एक्सो रिसेप्टर्स लेकर इस इंफॉर्मेशन को जो है वो हमें बताते हैं, और फिर हम फिर इस इंफॉर्मेशन को जो है सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन तक लेकर जाते हैं। इंट्रो रिसेप्टर्स यानी दरअखाज़ात ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर ही मौजूद होते हैं। इन रिसेप्टर्स का, इन इंट्रो रिसेप्टर्स का काम ये होता है कि इंफॉर्मेशन जिस्म के अंदर से ही ब्रेन को पहुंचाना, यानी वो ऑब्वियसली वो बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, ये अंदर ही की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं। लेट्स से आपको भूख या प्यास लगती है, या आपको कोई और ऐसी फीलिंग होती है
दर्द होती है, जिस्म के अंदर के किसी ऐसे हिस्से में दर्द होती है, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये जिस्म के अंदर से ही, क्योंकि देखो आपका जो स्टमक का पोर्शन है वो जिस्म के अंदर मौजूद है, एक्सो रिसेप्टर्स उसकी इन्फॉर्मेशन कभी भी आप तक नहीं पहुंचा सकेंगे कि आपको भूख लगी है। इसीलिए इंट्रो रिसेप्टर्स आपके स्टमक की उस इन्फॉर्मेशन को, उस स्टमक का जो ऑर्गन है उसकी इन्फॉर्मेशन को आपके जहन, आपके ब्रेन तक पहुंचाएंगे। इसी तरह प्यास की, अगर आपको प्यास लगी है तो उधर से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचेगी आपके ब्रेन तक। इसी तरह अगर आपके जिस्म के अंदर के किसी हिस्से में दर्द हो रही है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा इंट्रो रिसेप्टर्स आपके ब्रेन तक, ताकि आपको जो भी एहसास है, जो भी फीलिंग है आपको हो सके और आप उसके लिए नेसेसरी एक्शन करें। अगर आपको भूख का ना पता चले तो हम कई कई दिन खाना ना खाएं, और इस तरीके से हम मतलब बगैर खाना खाए हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इंट्रो रिसेप्टर्स भी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सो रिसेप्टर्स बाहर की इन्फॉर्मेशन माइंड को, ब्रेन को देते हैं, और इंट्रो रिसेप्टर्स जो हैं वो अंदर ही, जिस्म के अंदर ही की इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन को देते हैं। और इन दोनों के नतीजे में हम जो भी नेसेसरी एक्शन होता है हम करने पे मजबूर हो जाते हैं, जिससे हमारी लाइफ जो है वो सेफ हो जाती है। ठीक है, फिर लास्ट में बात आती है प्रोप्रियो रिसेप्टर्स की, ख़ुद अख़ाज़ात। ये ऐसे अख़ाज़ात हैं जो बेसिकली हमारे बैलेंस के अंदर हमें मदद करते हैं, हमारे तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद करते हैं। ये बेसिकली हमारे जोड़ों में और हमारे पट्ठों में, हमारे जो हमारे मसल्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, ताकि हम अपना बैलेंस मेंटेन कर सकें। ठीक है, सो ये रिसेप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ज़ाहिर है कि प्रोप्रियो रिसेप्टर्स या ख़ुद अख़ाज़ात जो है वो काम नहीं करते तो हम हमेशा आउट ऑफ बैलेंस रहेंगे, या हमेशा हर वक्त कहीं गिरते रहेंगे, या हमारे जो है जोड़ जो हैं या हमारे जो बाकी मसल्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो हर तरह के रिसेप्टर्स, चाहे वो एक्सो रिसेप्टर्स हों, इंट्रो रिसेप्टर्स हों, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स हों, ये तीनों तरह के रिसेप्टर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा याद रखें कि एक्सो और इंट्रो रिसेप्टर्स जो हैं उनमें डिफरेंस है। एक्सो रिसेप्टर्स जो हैं, एक्सट्रो रिसेप्टर्स यानी ये वो रिसेप्टर्स हैं जो जिस्म के बाहर से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाते हैं, और इंट्रो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो कि जिस्म के अंदर से ही इंफॉर्मेशन लेकर आपके ब्रेन तक जाते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद आती है बात कनेक्टर्स और इफेक्टर्स की। ये दोनों क्या चीज़ें हैं? कनेक्टर्स बेसिकली ऐसे सेल्स को कहा जाता है जो कि हमारी सेंसरी और जो हमारी मोटर मसल्स होते हैं उनके दरमियान में ताल्लुक़ पैदा करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हरकी और हिस्सी, यानी हमारी जो हरकत करने के लिए और हमारी जो हिस्सी आसाब होते हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं, उनको आपस में कनेक्शन उनका पैदा करते हैं और उनको आपस में मिल के काम करने की जो जो सलाहियत उनमें पैदा होती है वो इन्हीं कनेक्टर्स की वजह से होती है। अफेक्टर्स जो हैं वो तमाम ऐसे हदूद जिनको हम इंग्लिश में ग्लैंड्स कहते हैं, या ऐसे उज़लात होते हैं जो कि बेसिकली जब भी हमने कोई काम, कोई जवाबी फ़ेल सरजद करना होता है तो हम हमेशा जो ब्रेन है वो अफेक्टर्स को जाके एक्टिवेट करता है, और उसके नतीजे में हम कोई भी जो हमने काम करना होता है, जो भी फ़ेल सरजद करना होता है, हम करते हैं। जो आज की लास्ट हमारी जो टॉपिक है दैट इज़ कि मसल्स कौन कौन से होते हैं, मसल्स क्या होते हैं और कौन कौन से मसल्स होते हैं। मसल्स जो हैं वो बेसिकली उज़लात को कहा जाता है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, और बेसिकली इनका काम जो है वो हमें हमारे, जैसे अगर हम बाजुओं के मसल्स की बात करें तो हमारी हड्डियों को हिलने जुलने में और हमें बैलेंस मेंटेन करने में, हमारी बॉडी को जो है वो स्टेबल पोजीशन में रखने के लिए उज़लात का, मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मेनली जो है हमारे पास 3 तरह के मसल्स की हम बात करते हैं, और उसके बाद हम ग्लैंड्स को भी जो है वो मसल्स के अंदर ही कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन इसके बारे में पूरा एक टॉपिक जो है वो आगे हमने पढ़ना है, इसलिए हम ग्लैंड्स को फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। मसल्स की जो पहली फॉर्म है दैट इज़ स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, या हम इनको हमवार मसल्स कह सकते हैं, और इनको हम गैर इरादी उज़लात कह सकते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसे मसल्स जो कि ख़ुद से काम कर लेते हैं। ये ऐसे मसल्स हैं जो कि जिनको हम जो कि स्ट्रक्चर के लिहाज से या अपनी शक्ल के लिहाज से स्मूथ होते हैं, यानी हमवार होते हैं, इनमें किसी किस्म का उतार चढ़ाव या रफनेस नहीं होती, बहुत ही प्लेन मसल्स होते हैं, लेकिन इनवॉलेंट्री होते हैं और अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। जैसे अगर आप जिगर की बात करें, मैदे की बात करें, ये खुद से ही सारी चीज़ें कर लेते हैं। हम इन मसल्स को मूव नहीं करते। लेट्स से अगर आपने खाना खाया है
तो खाना हज़म करने का जो पूरा प्रोसेस होता है, डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, वो खुद ब खुद अकर होता है। हम कभी भी, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप वॉलंटरी या स्केलेटल मसल्स की बात करें, जैसे कि वो मसल्स जो हमारी टांगों पे, हमारे बाजुओं पे होते हैं, ये वो मसल्स होते हैं जो कि अपनी साख्त के, अपनी नेचर के हिसाब से जो है वो हमवार नहीं होते, यानी इनके अंदर डिफरेंट उतार चढ़ाव होते हैं, पट्टीदार इनको बोलते हैं। और ये ऐसे उज़लात होते हैं जो कि हम अपनी मर्ज़ी से हिला सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उनको जो है काम उनसे ले सकते हैं। जैसे हमारे बाजुओं के मसल्स हैं, टांगों के मसल्स हैं, हम नहीं चाहेंगे तो हम अपनी टांग को नहीं हिलाएंगे, हम नहीं चाहेंगे तो अपने बाजू को नहीं हिलाएंगे। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो हम इनको इस्तेमाल करके कोई चीज़ पकड़ सकते हैं, कहीं चल के जा सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी जब तक हमारी नहीं होगी, हम कोई काम नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। तो वॉलंटरी मसल्स या स्केलेटल मसल्स, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। वॉलंटरी मसल्स जो हैं, ये वो मसल्स हैं जो कि हमारी मर्ज़ी के ताबे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो ऑपोजिटली अगर हम देखें तो स्मूथ मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स जो हैं, ये वो मसल्स हैं जो कि हमारी मर्ज़ी के ताबे नहीं है। हमने लेट्स सपोज़ हमने खाना खा लिया, हमने बात की ना कि हमें रिसेप्टर्स जो हैं वो बताते हैं, तो इंट्रो रिसेप्टर हमें बताएगा कि जी हमें, हमारे जिस्म के अंदर जो है वो खाने की कमी, हमें भूख लग जाती है, हम खाना खाएंगे। अब खाने के बाद का जो पूरा प्रोसेस है, जिसको हम खाना हज़म करने का प्रोसेस कहते हैं या डाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, उसमें मसल्स का बहुत ज़्यादा काम होता है। हम, आपके पेट के मसल्स जो हैं उस खाने को खुद ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, आपको उसमें कोई अमल दखल करने की ज़रूरत नहीं है, या आप नहीं अपनी मर्ज़ी का जो है उसके अंदर शो करते कि जी मुझे अभी खाना हज़म नहीं करना, मुझे कल खाना हज़म करना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स जो हैं वो हमारी मर्ज़ी के ताबे बिल्कुल नहीं होते, जबकि वॉलंटरी और स्केलेटल मसल्स जो हैं, ठीक है, ये वो मसल हैं जो कि अपनी साख्त के, अपनी जो उनकी नेचर होती है उसके हिसाब से ये हमवार नहीं होते, और ये हमारी मर्ज़ी के ताबे होते हैं। जब हम चाहते हैं हम इनको हिला सकते हैं और हम अपनी मर्ज़ी से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी जो टाइप है वो कार्डियल मसल्स है। कार्डियल मसल भी बेसिकली होते तो इनवॉलंटरी मसल है। ये बेसिकली सिर्फ दिल के जो मसल्स होते हैं उनको कहा जाता है कार्डियल या कार्डियक। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जो दिल के जितने भी पेशेंट्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं ये कार्डियक पेशेंट है, या हम ये कहते हैं कि ये सीसीयू में दाखिल है, और वो भी होता है कार्डियक सेंट्रल यूनिट, ठीक है। तो कार्डियक का वर्ड जहाँ पे भी आता है या कार्डियल का जहाँ पे भी वर्ड आएगा, इसका मतलब है कि दिल से रिलेटेड कोई बात हो रही है। तो कार्डियल मसल्स वो मसल्स हैं जो दिल के उज़लात होते हैं, बेसिकली होते ये भी इनवॉलंटरी हैं, इनके ऊपर किसी किस्म का हमारा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि जो खून का आपके मसल्स तक और बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचना है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम नहीं दिल को धड़का सकते, दिल अपनी मर्ज़ी से खुद ही अपने ओन पे धड़कता है। और लास्ट में अगर हम मसल्स की बात करें तो ग्लैंड्स हैं, इनको अभी मैं जो है वो इस टॉपिक के अंदर नहीं करवा रही। उसकी वजह ये है, जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर एक पूरा आपके चैप्टर के एंड पे एक पूरा बड़ा सा टॉपिक है और उनको हम तब कवर करेंगे। अभी हम इसको इसलिए नहीं कर रहे कि वो फिर रिपीटेशन हो जाएगी, और अभी के लिए आपका जो पूरा एक टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह हम नर्व इम्पल्स की या असबी लहर या असबी तहरीक, जो मैंने आपको पहले बताया कि किस तरीके से एक न्यूरॉन से जो है वो दूसरे न्यूरॉन तक, और इस तरह फिर करते करते आपकी जो पूरी बॉडी के अंदर जो मैसेज पहुंचना होता है, यानी ब्रेन के अंदर या आपके ब्रेन से मसल्स के तक जो एक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी होती है वो किस तरीके से पहुंचती है, ठीक है। कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। प्लीज़ इस लेक्चर को गौर से सुनिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं साथ साथ मार्क करते रहें ताकि हम इसको डिस्कस सकें।